हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न फ्रॉम होम। माई सेल्फ सूरज। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन बीएड पेपर 2। ये पेपर 2 है, ठीक है। पेपर 2 हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा बीएड का, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट 1। आज हम लोग यूनिट 1 का सिलेबस थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या यूनिट 1 कंटेन करता है। यूनिट में 1 जो है बेसिकली दो भाग में बांटा गया है, दो पार्ट में है ये यूनिट 1। जो फर्स्ट पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टाटस ऑफ एजुकेशन है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, आर्टिकल 28, 29, 350, 351 एंड देयर इश्यूज पढ़ेंगे। सेकेंड है इसमें एजुकेशन एंड फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज पढ़ेंगे। इसमें आर्टिकल 14 पढ़ा जाएगा, 15 पढ़ा जाएगा, 16 पढ़ा जाएगा, 21A पढ़ा जाएगा, 30 पढ़ा जाएगा, 51A पढ़ा जाएगा। ठीक है। थर्ड है हमारा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। हमारे स्टेट पॉलिसीज के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के बारे में पढ़ा जाएगा इसमें। हमारा ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 है हमारा डाइवर्सिटीज इन सोसाइटी एंड इम्प्लीकेशन ऑफ एजुकेशन। बेसिकली जो हमारा पार्ट 1 है वो कंटेन करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। हमारा सेकेंड पार्ट जो है वो हमारा सोशल इश्यूज को कवर करता है, जैसे सोशल डाइवर्सिटीज बेस्ड ऑन कास्ट, लैंग्वेज, रिलीजन एंड रीजन। सेकेंड है हमारा स्टाटस ऑफ एजुकेशन ऑफ सोशली डिसएडवांटेज्ड सेगमेंट्स, नेमली SC, ST, OBC, वुमेन, PWD एंड माइनॉरिटीज। थर्ड है हमारा राइट ऑफ एजुकेशन एक्ट 2009, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो हम लोग पार्ट बाय पार्ट इसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा पार्ट 1 का पॉइंट ए, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड एजुकेशन, आर्टिकल 28, 29, 350 एंड 351 एंड देयर इश्यूज। तो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर यूनिट 1। हमारा टॉपिक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्टाटस ऑफ एजुकेशन। ये हमारा सिलेबस का जो है फर्स्ट पार्ट है। इसमें फर्स्ट पार्ट में हम लोग पॉइंट पढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन, आर्टिकल 28, 29, 350 एंड 351 एंड देयर इश्यूज पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे हमारा। तो सबसे पहले है कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज। इसमें देखेंगे कि पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज होता क्या है, ठीक है। हमारा पॉइंट है देयर इज डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी, वी ऑल नो। इफ वी लुक अराउंड अस वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व द डाइवर्स नेचर ऑफ सोसाइटी। मतलब हम लोग जानते हैं कि हमारे सोसाइटी में डाइवर्सिटीज है, बहुत सारे डाइवर्सिटीज है। और अगर हम अपने सोसाइटी को ऑब्जर्व करते हैं, हम हमारे सोसाइटी को या हमारे कंट्री को हर किसी के तरह, अगर हर किसी के जरिए के अनुसार से अगर हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो हमें बहुत सारे डाइवर्सिटीज मिलेंगे। अब देखते हैं किस किस फॉर्म में हमें डाइवर्सिटीज मिलते हैं। डाइवर्सिटी इन द फॉर्म ऑफ कास्ट, रिलीजन, जेंडर, फैमिली, इकोनॉमी, सोशल स्ट्रक्चर, जोग्राफिकल एरिया एंड एज एंड सो ऑन। मतलब कहा जा रहा है कि बहुत सारी डाइवर्सिटीज हैं, जैसे कास्ट है, रिलीजन है, ये सब जो है आपको डाइवर्सिटीज का एक फॉर्म है। मतलब आप अपने सोसाइटी में देखो कि कास्ट के बेसिस पे हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है, रिलीजन के बेसिस पे हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है, जेंडर के जैसे मेल फीमेल में क्या क्या रोल है, फैमिली के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, इकोनॉमिकल बैकग्राउंड देखा जाए, तो बहुत सारे डाइवर्सिटीज आपको देखने के लिए मिलेगा कि इसमें जो है इक्वल अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। हर कास्ट के लोगों के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, रिलीजन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, ठीक है। जेंडर के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक है। जैसे मेल का कुछ और रोल होता है, फीमेल का कुछ और रोल होता है, फैमिली का बैकग्राउंड, इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर, गरीब अमीर, इस तरह से आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस वजह से हमारे हमारे समाज में या हमारे कंट्री में एक रिजर्वेशन का प्रोसेस स्टार्ट किया गया है ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिल सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारा इन दिस डाइवर्स सोसाइटी एवरीवन हैज डाइवर्स एंड डिफरेंट रोल टू प्ले। मतलब कहा जा रहा है कि इस तरह से हमारे डाइवर्स सोसाइटी में हर किसी के पास कुछ ना कुछ रोल है प्ले करने के लिए, हर किसी के पास कुछ ना कुछ डिजायर है कि वो अपना एक गोल सेट करता है कि किस तरह से उस डिजायर को, उस गोल को वो प्राप्त कर सके। लेकिन इक्वल अपॉर्चुनिटीज के कारण हमें उस गोल को प्राप्त करने में बहुत परेशानियां आती है। तो आप कह सकते हो कि सबके पास एक डिजायर है, सबके पास एक कुछ ना कुछ रोल है प्ले करने के लिए, लेकिन लैक ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज के कारण जो है हम उस डिजायर तक नहीं पहुंच पाते हैं, उस रोल को प्ले नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी कम्स। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आता है, जैसे आप देखो जेंडर में, रिलीजन में, कि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती है, तभी हम लोग अपना रोल या डिजायर को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। आगे हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स अलाउइंग इंडिविजुअल टू परफॉर्म डाइवर्स रोल फॉर देयर प्रोग्रेसिव लाइफ। मतलब कहा जा रहा है कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मीन्स, मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का मतलब है कि इंडिविजुअल किस तरह से अपने रोल को, अपने डिजायर्ड रोल को प्ले कर पा रहा है, ठीक है, अपने रोल को अच्छी तरह से प्ले कर पा रहा है, अपने डिजायर को वो फुलफिल कर पा रहा है, ठीक है। अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटीज अगर उसको प्रोवाइड करते हैं तो वो अपना इंडिविजुअल का जो डिजायर्ड है वो फुलफिल करने की कोशिश करेगा, वो कहीं ना कहीं वहां तक पहुंच सकता है, ठीक है। आगे है फेयरनेस इन सिलेक्शन प्रोसेस, पार्टिसिपेशन इन एसोसिएशन, प्रॉपर एजुकेशन, कंफर्टेबल एंड प्रोग्रेसिव लाइफ कम कैन बी इंक्लूडेड इन इट। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस को इसको यानी इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटीज में हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस को इंक्लूड कर सकते हैं, पार्टिसिपेशन इन एसोसिएशन इंक्लूड कर सकते हैं, प्रॉपर एजुकेशन इंक्लूड कर सकते हैं, कंफर्टेबल एंड प्रोग्रेसिव लाइफ को इंक्लूड कर सकते हैं। बहुत कुछ इंक्लूड हो सकता है। ये सिर्फ बस ये आपको बहुत कम पॉइंट है, इस तरह से आप देखोगे तो उसमें बहुत कुछ इंक्लूड हो सकता है आपके इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटीज में, ठीक है। एवरी ह्यूमन लाइफ इज important and every individual has some desire for from his life, ठीक है। मतलब कहा जा रहा है कि हर इंडिविजुअल के पास कुछ ना कुछ एक डिजायर होता है जो उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है, बट ड्यू टू डाइवर्स नेचर ऑफ सोसाइटी इट बिकम डिफिकल्ट टू फुलफिल हिज और हर डिजायर। मतलब अगर हम इंडिविजुअल के पास कुछ ना कुछ डिजायर है अपने लाइफ में फुलफिल करने के लिए, लेकिन वो डाइवर्स सोसाइटी के कारण, डाइवर्स नेचर ऑफ सोसाइटी के कारण वो अपने डिजायर को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आगे है हियर द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वलिटी बिकम मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द ह्यूमन लाइफ। if if the equal opportunity are given then they can progress in the society। मतलब कहा जा रहा है कि if अगर हम किसी इंडिविजुअल को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दें, ठीक है, इक्वलिटी के बेसिस पे उसको रखें, इक्वल इक्वल ट्रीट करें, तो हर किसी का एक अच्छा लाइफ हो सकता है, ठीक है। ह्यूमन लाइफ जो है हो सकता है, ह्यूमन लाइफ में इक्वलिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है। इस तरह से अगर आप देखा जाए तो इक्वलिटी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है, ठीक है। बढ़ते हैं हमारा आगे। अब देखें कि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है किस तरह से हमारा जो है बात करता है इक्वालिटी को लेके। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा टू ब्रिंग इक्वालिटी इन आवर प्रैक्टिकल लाइफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर क्रिएटेड फंडामेंटल राइट। हम लोग कह सकते हैं कि इक्वालिटी को बरकरार रखने के लिए, इक्वलिटी लाने के लिए किसी इंडिविजुअल के या किसी के लाइफ में, हमारे सोसाइटी में क्या हुआ कि फंडामेंटल राइट को इंक्लूड किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। एंड द फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी वाज इंक्लूडेड इन द फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी वाज इंक्लूडेड। मतलब कहा जा रहा है कि फंडामेंटल राइट में राइट टू इक्वलिटी का जो है पार्ट इंक्लूड किया गया। राइट टू इक्वलिटी क्या है तो हम लोग पढ़ेंगे, हमारे आर्टिकल के थ्रू पढ़ने की कोशिश करेंगे राइट टू इक्वलिटी क्या है, ठीक है। राइट टू इक्वलिटी रेफर्स टू द इक्वलिटी इन द आइज ऑफ लॉ। मतलब कहा जा रहा है कि राइट टू इक्वलिटी रेफर्स टू द इक्वलिटी इन द आइज ऑफ लॉ। लॉ के अगर लॉ की बात करें, हमारे कानून की बात करें, तो राइट टू इक्वलिटी हर किसी के अलावा बराबर है। अगर अमीर आदमी सेम गलती करता है तो उसको भी वही पनिशमेंट मिलता है, अगर गरीब आदमी भी सेम गलती करता है तो उसको भी वही पनिशमेंट मिलता है। यहाँ इक्वालिटी आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। अमीर के साथ डिस्क्रिमिनेशन या गरीब के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है इस सेंस में, ठीक है। हर किसी के लिए लॉ जो है सबके लिए बराबर है, ठीक है। जो आईपीसी है, इंडियन पीनल कोड है, वो सबके लिए सेम है, ठीक है। अगर अमीर आदमी कुछ गलती करता है, मर्डर, जैसे मर्डर केस है, तो अमीर आदमी अगर मर्डर केस करता है तो उसको भी सेम पनिशमेंट मिलेगा एज कंपेयर टू गरीब आदमी, या अगर आप कह सकते हो कि किसी रिलीजियस परस्पेक्टिव से देख सकते हो, कास्ट या जेंडर के परस्पेक्टिव, सबके लिए सजा जो है सेम है, सबके लिए बराबर है, ठीक है। आगे है डिस्कार्डिंग एनी अनफेयर और द ग्राउंड ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ द बर्थ एंड सेक्स। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि हम लोग कह सकते हैं कि इसमें जो है डिस्कार्डिंग एनी अनफेयरनेस ऑफ ग्राउंड ऑफ सेक्स, कास्ट, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ। मतलब हर चीज को इसमें इंक्लूड कर दिया कि आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रेस, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ और सेक्स।
ठीक है, किसी को हम लोग डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जैसे इक्वालिटी इन द आइज ऑफ लॉ, तो इसमें इंक्लूड होता है कि कास्ट के बेस पे हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं, रेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, प्लेस ऑफ बर्थ, सेक्स, किसी भी चीज पे हम लोग किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हैं। राइट टू इक्वालिटी में ये इंक्लूड होता है। ठीक है, इट ऑल्सो इंक्लूडेड इक्वालिटी इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड द एवोल्यूशन ऑफ टाइटल। मतलब कह सकते हैं कि मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में भी इक्वालिटी को देखा गया। ठीक है, इंक्लूड किया गया। एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कैसे मतलब ये जो है अनटचेबिलिटी को हम एबॉलिश कर सकते हैं, यानी कैसे हम लोग ये छुआछूत का जो ये प्रथा चला था उसको हम लोग हटा सकते हैं। ठीक है, एबॉलिश कर सकते हैं। टाइटल को कैसे हम लोग ये कर सकते हैं। ठीक है, टाइटल को कैसे एबॉलिश किया जाता है, जैसे महाराजा हो गया। ठीक है, ये सब जो है टाइटल था, इसको एबॉलिश किया गया। ठीक है, आगे है हमारा आर्टिकल 14, 15, 16, 17 एंड 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द राइट ऑफ इक्वलिटी। मतलब आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 जो है वो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। ये सारे हम लोग आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। अभी बेसिकली आप जान लो कि आर्टिकल 14 है, 15 है, 16, 17, 18 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है। ठीक है, फंडामेंटल राइट इज द मेजर फाउंडेशन ऑफ अदर राइट एंड प्रिविलेज इन आवर सोसाइटी, इन आवर इंडिया। ठीक है, मतलब फंडामेंटल राइट जो है वो मेजर जो है, फंडामेंटल राइट को हम लोग कह सकते हैं कि बहुत सारे राइट जो है वो फंडामेंटल राइट से होते हुए गुजरता है। वो फंडामेंटल राइट जो है उसको बेस कह सकते हैं कि उससे बहुत सारे राइट्स का जो है, बहुत सारे आर्टिकल्स का, बहुत सारे राइट्स का जो है उससे उत्पन्न हुआ है। ठीक है, उत्पन्न हुआ उसमें, यानी उससे बहुत सारे आर्टिकल का जो निर्माण हुआ है। ठीक है, बहुत सारे राइट्स का, लॉ का, बहुत सारे लॉ का निर्माण हुआ है उससे फंडामेंटल राइट के थ्रू। ठीक है, फंडामेंटल राइट को एक बेस बना के, ठीक है, फाउंडेशन बना के। ठीक है, नाउ वी कैन से दैट हाउ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि किस तरह हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन। अब हम लोग देखें कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी क्या है, तो अब हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एजुकेशन में किस तरह हमारा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है। ठीक है, यानी एजुकेशन में हम लोग इक्वालिटी का कैसे रोल है एजुकेशन में। ठीक है, एज ए B.Ed स्टूडेंट वी विल अंडरस्टैंड द नीड ऑफ इक्वालिटी इन एजुकेशन रिलेशन विथ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब B.Ed के अगर स्टूडेंट की बात की जाए, अगर हम लोग B.Ed के स्टूडेंट हैं तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से हमारा जो एजुकेशन है वो कैसे इक्वालिटी को परफॉर्म कर रहा है, इक्वालिटी के बेस पे कैसे हमारा एजुकेशन जो है आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। ठीक है, हमारा आगे पॉइंट है, इफ यू लुक आवर एंशियंट इंडिया एजुकेशन वाज नॉट फॉर ऑल, इट वाज बेसिकली फॉर द हायर कास्ट ऑफ द सोसाइटी। मतलब कह सकते हैं कि अगर हम अपने एंशियंट इंडिया को देखें, अगर हम लोग अर्ली वैदिक काल में देखें या फिर लेटर वैदिक काल में देखें, तो हर किसी के लिए एजुकेशन नहीं था। वहाँ से ब्राह्मण के लिए एजुकेशन था, क्षत्रिय के लिए एजुकेशन था, फिर धीरे 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 करके जैसे फिर अनटचेबल्स के लिए हमारा एजुकेशन प्रोवाइड किया गया। हमारे मॉडर्न सोसाइटी में अगर कह सकते हो कि 1920 सेंचुरी में कह सकते हो कि आपको अनटचेबल्स के लिए एजुकेशन नहीं था, ब्राह्मण्स के लिए था। ये सब जो है उस समय हर किसी के लिए एजुकेशन का सिस्टम नहीं। आगे हमारा लोअर सेक्शन एंड वुमेन वेयर डिप्राइव्ड फ्रॉम द एजुकेशन। लोअर सेक्शन को डिप्राइव किया गया, वुमेन को डिप्राइव किया गया एजुकेशन से। ठीक है, आगे है, नाउ वी ऑल नो द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन बट आवर अर्ली इंडिया वॉज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम द प्रेजेंट इंडिया। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अभी हम लोग एजुकेशन के बारे में समझते हैं, जागरूक हैं एजुकेशन को लेके, लेकिन अगर हम अर्ली इंडिया को देखें तो इस तरह मतलब अब प्रेजेंट के कंपैरिजन में अर्ली इंडिया बहुत पीछे था। अगर कह सकते हो कि एजुकेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा पीछे था। हर किसी के पास एजुकेशन राइट नहीं था। ठीक है, हर कोई बुक को नहीं पढ़ सकता था। किसी को आपको जाति विभाजन कर दिया गया था कि हाँ इस जाति के लोग ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, लेकिन अभी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा इस तरह का डिफरेंस। अब हमें रिजर्वेशन देते हैं कि ताकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले और वो लोग आगे बढ़े। जैसे ST SC के लिए आपको रिजर्वेशन मिलेगा, OBC के लिए आपको रिजर्वेशन मिलेगा। क्यों मिलता है रिजर्वेशन? रिजर्वेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सदियों से उनको डिस्क्रिमिनेट किया गया है। सदियों से उनके जो है कोई शिक्षा का उसमें ये गुण नहीं दिया गया था हमारे सिस्टम के थ्रू। ठीक है, शिक्षा के लिए कोई प्रिविलेज नहीं था उन लोगों के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो एजुकेशन में इक्वालिटी लाया गया तो वो रिजर्वेशन के थ्रू लाया गया। ठीक है,
आगे है आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया सम कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन वेयर एडेड टू प्रमोट द एजुकेशन फॉर ऑल। मतलब हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है जैसे रिजर्वेशन का प्रोविजन जैसे है, तो बहुत सारे प्रोविजंस जो है ऐड किए गए कि प्रमोट किया जाए एजुकेशन हर किसी के लिए। हर एजुकेशन का इंपॉर्टेंस जब समझा गया इंडियन के द्वारा, इंडियन थिंकर के द्वारा, या कह सकते हो आप कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के द्वारा, या जो पढ़े लिखे समाज से जो आए, उन्होंने जब एजुकेशन का महत्व समझा तो एजुकेशन को बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोविजंस ऐड किए, बहुत सारे आप कह सकते हो कि राइट्स जो है इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे एजुकेशन राइट्स, बहुत सारे कुछ जो है इंट्रोड्यूस किया। आगे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या है इसमें एजुकेशन में। इस सारे जो हमारा जो ये बुक है इसमें बेसिकली हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ही बेसिकली देखेंगे, ठीक है। आगे है देखते हैं इन दिस यूनिट वी विल डिस्कस सम प्रोविजंस लाइक आर्टिकल 28, आर्टिकल 29, आर्टिकल 350 एंड आर्टिकल 351। मतलब इस यूनिट में हम लोग आगे देखेंगे कि आर्टिकल 28 कैसे था हमारे एजुकेशन से रिलेटेड, आर्टिकल 29 कैसे है एजुकेशन से रिलेटेड, आर्टिकल 350 कैसे है एजुकेशन से रिलेटेड, आर्टिकल 351 कैसे है एजुकेशन से रिलेटेड। सब कुछ हम लोग समझने की कोशिश करेंगे हमारे आर्टिकल के थ्रू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हमारा आर्टिकल 28। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल 28 में क्या कहा गया कि नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड। आप लोगों को आर्टिकल समझने की बहुत ज़रूरत है। इसको ध्यान से सुनिएगा कि क्या कहा जा रहा है। कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन आप कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। समझने की कोशिश करनी है। अगर आपको समझ में नहीं आए एक बार वीडियो पॉज करें, आप पढ़ें उसको क्या लिखा हुआ है, खुद समझें। अगर नहीं समझ में आ रही है तो फिर से दोबारा सुने, लेकिन समझें, इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। नो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन आउट ऑफ द स्टेट फंड। मतलब कहा जा रहा है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट फंड के द्वारा जो भी चलाया जा रहा है उसमें हम लोग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है उसके थ्रू रन नहीं हो सकता है, ठीक है। रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है उस स्टेट फंड, जिस इंस्टीट्यूशन में स्टेट फंड दिया जा रहा है वो उसमें रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हम लोग स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। ये पहला प्रोविजन था आर्टिकल 28 का, ठीक है। और आर्टिकल 28 का सेकेंड प्रोविजन है however the provision is not applied to an educational institution administered by the state but established under any trust or endowment requiring establishment of religious institution in such institution। मतलब इसमें सेकंड पॉइंट में आपको देखने के लिए मिलेगा कि हमारा फर्स्ट प्रोविजन जो है आर्टिकल 28 का, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो है हम लोग स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं किसी स्टेट फंड वाले इंस्टीट्यूशन में, वो अप्लाई नहीं होता है सेकंड प्रोविजन में। कि कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, जब कोई रिलीजियस मतलब जब कोई इंस्टीट्यूशन में जब कोई इंस्टीट्यूशन ट्रस्ट के द्वारा चलाया गया है या किसी के पैसे से चलाया जा रहा है, किसी इंडिविजुअल के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के पैसे से जब चलाया जा रहा है, तो उस इंस्टीट्यूशन में हम लोग ये प्रोविजन अलाउ नहीं करते, यानी फर्स्ट प्रोविजन अलाउ नहीं करता, यानी यहाँ हम लोग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा ये समझ गए आप अगर नहीं समझ पा रहे हो तो एक बार इसको पॉज करो, आप एक बार सुनो उसको, देखो या अच्छे से एक बार पढ़ो इसको, ठीक है। आगे आगे है हमारा नो पर्सन अटेंडिंग एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एंड रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड shall be required to attend religious institution or worship in that institution without his consent. In case of minor, the consent of his guardian is needed. ठीक है, मतलब कहा जा रहा है कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन में रिलीजियस प्रैक्टिस हो रहा है जहां स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है और एड भी मिल रहा है, तो उस सिचुएशन में कोई जो है इंस्टीट्यूशन किसी को फोर्सफुल्ली इन्वॉल्व नहीं कर सकता है रिलीजियस प्रैक्टिस में। उसमें आपका खुद का कंसर्न होना चाहिए, यानी आप खुद अपने से यानी अपने कंसर्न से उस रिलीजियस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व हो सकते हो, ठीक है। अगर कोई माइनर का केस है, 18 साल से नीचे का केस है, बच्चे हैं, तो उस केस में गार्जियन का कंसर्न लेना जरूरी है, यानी स्टेट आपको फोर्सफुली इन्वॉल्व नहीं कर सकता है किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिस में, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट प्रोविजन। और नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 28 डिस्टिंग्विश बिटवीन 4 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। मतलब
इस और हम लोग अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 28 जो है किस तरह से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को डिस्टिंग्विश किया है। तो चार तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसको डिस्टिंग्विश किया गया है आर्टिकल 28 के द्वारा। फर्स्ट है इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय द स्टेट, मतलब इसमें जो है हर चीज जो है स्टेट के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक है। ये पहला इंस्टीट्यूशन हो गया जिसमें आप लोग आगे इसमें रिलीजियस प्रैक्टिस तो बिल्कुल कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। सेकेंड है institution administered by state but established under any एंडोमेंट और ट्रस्ट, या यानी गलती हो गया स्पेलिंग, एंडोमेंट और ट्रस्ट, मतलब कहा जा रहा है कि इंस्टीट्यूशन जो है एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट है, एडमिनिस्टर जो है स्टेट के द्वारा चलाया जा रहा है, बट वो ट्रस्ट के थ्रू उसमें पैसे आ रहे हैं या ट्रस्ट के द्वारा जो है उसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एंडोमेंट मतलब हो जाता है यहाँ कि कोई इंडिविजुअल के थ्रू जो वहाँ पैसा पहुँच रहा है, ठीक है। आगे हमारा नेक्स्ट है, यानी दो तरह का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया। थर्ड है इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, मतलब इस सिचुएशन में कहा जा रहा है कि एजुकेशनल जो है सिर्फ रिकॉग्नाइज किया गया है स्टेट के द्वारा। जो हम लोग अभी रिसेंट का जो प्रोविजन था उसमें देखे थे कि रिकॉग्नाइज किया गया था सिर्फ एजुकेशन, ठीक है। और अब जो है फोर्थ है इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, मतलब इंस्टीट्यूशन जो है एड प्राप्त कर रहा है, यानी पैसे थोड़ा बहुत मिल रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टेट के द्वारा, यानी फुल्ली जो है एड नहीं मिल रहा है, एड थोड़ा बहुत पैसे मिल रहे हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को स्टेट के द्वारा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्या है हमारा इन ए, मतलब इन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, मतलब कहा जा रहा है कि इन ए, पॉइंट ए जो है, पॉइंट ए में क्या है हमारा इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट, मतलब कहा जा रहा है कि इन इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, मतलब हमारे पॉइंट ए में रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हम लोग अलाउ ही नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड है हमारा इन बी है इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर एनी एंडोमेंट और ट्रस्ट, मतलब कहा जा रहा है कि इन बी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज परमिटेड, मतलब सेकंड पॉइंट में हम लोग बी में देखेंगे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को परमिट किया गया है, वहां अलाउ हो सकता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। हम लोग प्रोविजन में भी पढ़े थे, हमारा सेकंड प्रोविजन में जो था। इन सी एंड डी, सी क्या है इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, और डी क्या है यानी रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। सी और डी में जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इज परमिटेड ऑन ए वॉलेंट्री बेसिस, मतलब परमिट है, वहाँ रिलीजियस प्रैक्टिस हो सकता है लेकिन वॉलेंट्री बेसिस पे, यानी आपकी कंसर्न वहाँ जरूरत होती है। माइनर केस में गार्जियन की कंसर्न जरूरत होती है बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग देखे आज। तो आज हम लोगों ने आर्टिकल 28 देखा, और आने वाले लेक्चर में हम लोग हमारा अगला आर्टिकल देखेंगे, क्या है आर्टिकल 29 है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे और कंटिन्यू करेंगे कि जहाँ तक हो सकता है कवर करेंगे। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में। तो ये हमारा आज का पार्ट 1 हुआ, आपको नेक्स्ट जो होगा पार्ट 2 होगा हमारा टॉपिक का। तो मिलते हैं हमारे लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपको कुछ डाउट है या फिर आपको कुछ समझ में नहीं आया या फिर आपको और क्लियरिटी चाहिए तो आप प्लीज़ हमें अपने सजेशंस के साथ हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर में, और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर करो ताकि मैं मोटिवेट रहूँ, ठीक है, और वीडियो बनाता रहूँ। अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो मैं थोड़ा, आप समझ सकते हो कि ये डिमोटिवेशन का एक तरह से हो जाता है कंडीशन, कि मैं वीडियो बना रहा हूँ और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, तो फिर थोड़ी सी यहाँ दिक्कत आ जाती है कि थोड़ा मोटिवेशन लो हो जाता है। तो आप लोग समझा करो इसको, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।